आप क्यों नहीं दिखाते? अगर 4G बंद है तो नगरोटा में अटैक कैसे होता है? अगर 4G बंद है, सिक्योरिटी कंसर्न आपने बताया, तो 4G अगर बंद रखा है, सिक्योरिटी कंसर्न है, तो अपने जो बन टोल प्लाजा के पास अटैक हुआ वो कैसे हुआ? और मुझे ये समझ नहीं आई कि हर बार आपकी सिर्फ नगरोटा की पॉलिसी क्यों पकड़ती है? जो आप मिलिटेंट आप कहते हैं ट्रैवल करते हैं, जम्मू सिटी से होकर यहाँ से निकलते हैं, आप कहते हैं आरसपुरा से बॉर्डर से आए, तो इतनी सिक्योरिटी एजेंसी से ये कहाँ बैठी थी? इसका मतलब खाली नगरोटा की पुलिस काम करती है, बाकी सारे सोए हुए हैं। बन टोल प्लाजा में जाके आप नाका लगाते हो, वहाँ पकड़ते हो, फिर कहते हो जी हमने ये पकड़ यहाँ पकड़ा। तो उसके अलावा जो उससे पीछे आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट मुजफ्फर अली शाह साहब। सर स्वागत है आपका न्यूज़ सर इंडिया में। बहुत बहुत शुक्रिया डैन साहब। मुजफ्फर साहब, 4G को लेके आपने जो रिप्रेजेंटेशन जो दी है, आपका एक पोस्ट काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है, उसको लेके क्या था वो पूरी पोस्ट, क्या थी, क्या किया आपने? डैन साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इस मुद्दे पे बुलाया या आपने जो आज मौका दिया। पहली बार मैं किसी मीडिया के साथ बात कर रहा हूँ और ये बहुत क्या कहते हैं ख़ास इशू है जिस पे पिछले लगभग 1 साल से कोई नहीं बोला है, और जिन्होंने बोला भी उनकी आवाज़ शायद वहाँ तक पहुँची नहीं है। 4G में जहाँ तक याद आप सबको होगा कि 5 अगस्त 2019 को 4G की सर्विसेज सस्पेंड कर दी गई थी। फ़िलहाल तो 2-3 महीने के लिए पहले तो नेट भी बंद रहा। उसके बाद बहुत से लोगों ने जब गुहार लगाई तो 4G की जगह 2G को रिस्टोर किया गया। और अगर आप ये देखें, जो भी ऑर्डर पास हुए हर 15-15 दिन के लिए, 20-20 दिन के लिए ऑर्डर पास होता रहा। उन ऑर्डर्स में सिर्फ ये कहा गया कि 2G तक ही जो है सर्विस रिस्टोर रहेगी। अब एक जो बहुत इम्पोर्टेंट बात है जिस इशू को लेके मैंने रिप्रेजेंटेशन फाइल की कि भाई 4G रिस्टोर होना चाहिए। अब 4G रिस्टोर क्यों होना चाहिए? अगर आप लोग ध्यान से ये बात देखें कि 2G जो हम यूज़ कर रहे हैं पिछले लगभग 1 साल से, क्योंकि मुझे लगता है मार्च या अप्रैल से 2G रिस्टोर हुआ था, तब से हम रिचार्ज 4G करते हैं। हर कंपनी 399 से लेकर 499 फिर 555 रुपये, जैसे जियो का सबसे सस्ता है जो क्लेम करते हैं 25% डिस्काउंट है बाकी कंपनी से, उसमें 555-600 रुपये का वो जो है रिचार्ज हो गया है 84 डेज़ के लिए, और वो 4G का रिचार्ज। लेकिन जो सर्विस हम यूज़ कर रहे हैं 2G की सर्विस यूज़ कर रहे हैं। अब रिप्रेजेंटेशन जो मैंने फ़ाइल की है, देखो जो बात है, ये जो मुझे बात करनी पड़ रही है, ये हमारे अपोजिशन लीडर्स को करनी चाहिए थी, जो कांग्रेस में हैं, भारतीय जनता पार्टी के अलावा जो भी लोग अभी अपोजिशन में हैं, ये उनका काम था, जो हमारे नुमाइंदे हैं। बिल्कुल। लेकिन दुख की बात यह है कि जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई है, उन्होंने तो अपने हिसाब से करना है जो उनको ठीक लगता है। और 4G के पीछे बंद करने का जो रीज़न है, जो हर बार ऑर्डर में आता है, वो ये लिखा जाता है कि भैया सिक्योरिटी कंसर्न है। अब सिक्योरिटी कंसर्न अगर है तो खाली जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी कंसर्न है। अगर सिक्योरिटी कंसर्न है तो सवाल ये भी बनता है कि फाइबर जो नेटवर्क चल रहा है, ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क, वो पूरे जम्मू कश्मीर में फैल रहा है। आप देख रहे हैं, आज भी आप न्यू प्लॉट वाले एरिया में जाएँ और रास्ते को बिल्कुल सड़क के बिल्कुल साथ में जो है एक नाली कट रही है, वहाँ पे पाइपें बिछाई जा रही हैं, जो ऑप्टिकल फाइबर है वो वहाँ बिछाया जा रहा है। और आपको ये भी याद होगा कि हमारे हाई कोर्ट के अंदर भी प्राइवेट कंपनीज़ कुछ आई थी, उन्होंने परमिशन ली थी हमारे बार एसोसिएशन के प्रधान साहब से कि जनाब हमें यहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर सर्विस प्रोवाइड करने के लिए मौका दिया जाए, हम स्टॉल लगाएं यहाँ पे। वहाँ स्टॉल लगा के बहुत से वकला ने वहाँ पे वो ऑप्टिकल फाइबर सर्विस के लिए अप्लाई किया। वो प्राइवेट कंपनी को चंडीगढ़ की थी, उस कंपनी का भी अच्छा काम चल रहा है। जियो का ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क चल रहा है, सारे लोग 4G से ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, 100 MB/s जो स्पीड दे रहे हैं, वो सारा चल रहा है। वहाँ पर सिक्योरिटी इशू नहीं है। लेकिन जो हमारी तरह जो गरीब लोग हैं, जो बाकी जो लोग जो 2G का पैसा जो कहते हैं 2G यूज़ कर रहे हैं 4G की पैसा दे के, वो तो ऑप्टिकल फाइबर नहीं खरीद सकते। तो ऑप्टिकल फाइबर में आपको सबसे पहले रुपया 3000 जो है उसकी कहते हैं इंस्टॉलेशन चार्जेस देने हैं। फिर उसके अलावा उसका 6 महीने का कम से कम प्लान लेना होता है आपको, और 6 महीने का प्लान अगर नहीं लेते तो एक महीने का प्लान लेंगे आपको बहुत महंगा पड़ता है, कोई 1000 रुपये या 800 रुपये का प्लान पड़ता है। बिल्कुल, इससे कम है भी नहीं, इससे कम कोई प्लान नहीं है। लेकिन ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क जो है पूरे देश में चल रहा है, और जम्मू कश्मीर में उसको प्रमोट करने के लिए 4G बंद रखा है। फिर सिक्योरिटी कंसर्न किसका है? क्या 4G के अलावा जो ऑप्टिकल नेटवर्क चल रहा है उससे इसमें कोई सिक्योरिटी कंसर्न नहीं है? और सबसे एक बहुत बड़ी बात जो है, अगर आपने 4G बंद रखा है, फिर आपने सारा सिस्टम ऑनलाइन किया है, ऑनलाइन क्लासेस बच्चों के लिए, ऑनलाइन एडवोकेट ये कहते हैं ऑनलाइन एक्सेस टू जस्टिस जिसको आप कहते हैं, कोर्ट्स में जाने के लिए हर काम ऑनलाइन हो रहा है। अब जो बिज़नेस देखो लोगों का ऑनलाइन उनको करने के लिए कह रहे हैं, जो ढाबे वाले लोग हैं उनको कह रहे हैं, जो अभी तो पिछले 1 महीने से उन्होंने थोड़ा
उसको रिलैक्स किया है कि भैया 50% स्ट्रेंथ पे लोगों को आने दे सकते हो। अदरवाइज़ उनको पहले कहा था कि आप ऑनलाइन सर्विस दो जी, कोई घर किसी को घर को उसे खाना मंगवाना है, वो व्हाट्सएप पर आपको मैसेज करेगी, आपका जो कॉल का जो नंबर है उस नंबर पर वो आपको बताएंगे, आप घर खाना पहुँचा के दो, लेकिन उधर नहीं कर सकते। और 2G के ऊपर अभी मैं देख रहा हूँ कई से बच्चे जिनको एग्ज़ाम ऑनलाइन हुए 2G पे हुए, और हुआ क्या है कि 2G में जब उनको PDF जो 15-15, 20, 50 पेज बच्चों ने लिखे हैं उनकी PDF फाइल बना के अपलोड करनी है, और 2G पे अपलोड नहीं होती। जब अपलोड नहीं होती आगे तो उन्होंने टाइम रखा है भैया 1 बजे आपको एग्जैक्ट देना है, ज़्यादा 5 मिनट और दे देंगे, और उस टाइम पे आपकी वो फाइल नहीं पहुंची वो बच्चे का वो एग्ज़ाम फेल हो जाता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं अगर आप कानूनी हिसाब से बात करें तो 370 आर्टिकल को तोड़ने के बाद और 35A को तोड़ने के बाद जो सरकार का वादा था कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण रूप से क्या कि हिंदुस्तान का हिस्सा होने का जो दर्जा मिला है, अगर इसका दर्जा मिला है तो क्या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के हिसाब से हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो सारे हमें बराबर नहीं मिलने चाहिए? राइट टू इक्वलिटी हमें नहीं मिलना चाहिए? पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो लोग 4G यूज़ कर रहे हैं, 4G के पैसे दे रहे हैं, 4G यूज़ कर रहे हैं, और हम 4G का पैसा दे के 2G यूज़ कर रहे हैं, वो वहाँ पर इक्वलिटी कहाँ है? और उससे आप सुप्रीम कोर्ट जो कहता है, बार बार कहा कि फंडामेंटल राइट जो है इंटरनेट को एक्सेस करने का, राइट टू एक्सेस इंटरनेट इज़ अ फंडामेंटल राइट, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है और उसके अलावा बहुत से हाई कोर्ट्स ने भी कहा है। और इंटरनेट को एक्सेस करना इसका मतलब ये नहीं खाली आप 2G का एक्सेस दे रहे हो और आपका ना कोई मैसेज खुलेगा, ना आप कोई कॉल अच्छे से कर पाओगे, ना आपकी कोई वीडियो कॉल अच्छे से होगी। और जब राइट टू एक्सेस इंटरनेट फंडामेंटल राइट है तो बिना जो है कानूनी जो बात ये है कि विदाउट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ आप किसी का राइट नहीं छीन सकते। मुज़फ़्फ़र सर, जिस तरह से बात की आपने 2G की और 4G के दाम लिए जा रहे हैं और 2G दिया जा रहा है, और कंपनीज़ जो हैं तरह तरह की कंपनीज़ हमारे जम्मू कश्मीर में, और फाइबर जो है फाइबर का जाल बिछाया जा रहा है, हर कोई इसको अफोर्ड भी नहीं कर पा रहा है, तो ये किसी ना किसी तरीके से एक स्कैम किया जा रहा है। बिल्कुल, मैंने उस रिप्रेजेंटेशन में ये बात भी कही है कि जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, अब कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन है? जो बार बार ऑर्डर पास कर रही है, और पिछले 1 साल से हर 15 दिन के बाद ऑर्डर पास होता है। और जहाँ तक मुझे उम्मीद है और जब याद है 26 तारीख को अगला ऑर्डर आने वाला है, 4G को रिस्टोर करना है या 2G को एक्सटेंड करना है, और आज 25 तारीख कल सुबह ऑर्डर आना है। और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो है वो होम डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, अभी वो इसको ऑर्डर को पास करते हैं। उनको अगर ये पता है कि मैंने आज ऑर्डर पास किया 15 दिन तक ये बंद रहेगा, और अगले 15 दिन के बाद फिर उन्होंने बोला कि अगले 15 दिन बंद रहेगा, तो 15 दिन करके उनको 1 साल निकाल लिया, तो क्या उनको इस बात का एहसास नहीं है कि उसी ऑर्डर में एक इंस्ट्रक्शन पास कर लेते? अभी जो जितनी भी कंपनीज़ हैं सभी कंपनीज़ को इंस्ट्रक्शन पास करते हैं कि आपको जो 2G सर्विस देनी है उसके लिए 2G का सर्विस चार्ज ले लें आप। और अगर वो इंस्ट्रक्शन पास हुई होती तो पिछले 1 साल में जो 2G बेचकर 4G का पैसा लिया गया उससे कितना बड़ा जो है फ़ायदा पहुंचाया गया कंपनीज़ को, आप सोच सकते हैं। करोड़ों के हिसाब से कस्टमर्स हैं, और करोड़ों के हिसाब से अगर 400-400 रुपये आप लाख कस्टमर देके चलो, लाख कस्टमर को अगर आप 4G की सर्विस नहीं दे रहे हो और उससे 4G का पैसा ले रहे हो, लगभग सीधा 2G का 4G लेगो डबल रेट है लगभग। बिल्कुल, तो डबल रेट जो 50% सीधा फ़ायदा हो रहा है कंपनीज़ को, और इस पर कोई बात नहीं कर रहा। और क्या ये डायरेक्ट जो आप अनड्यू बेनिफिट पहुंचा रहे हो किसी कंपनी को, और अनड्यू जो लॉस जिसको बोलते हैं पहुंचा रहे हो कस्टमर्स को, क्या ये चीटिंग का जुर्म नहीं बनता कंप्लेंट अथॉरिटी के खिलाफ? और मैं उस रिप्रेजेंटेशन में लिखा है गवर्नर साहब को कि जनाब जो भी कंप्लेंट अथॉरिटी है जिसने भी ऑर्डर पास किए हैं बार बार, वो मिली जुली जो कहते हैं ना मिली जुली सरकार है इनके साथ, कंपनीज़ के साथ, उनको अनड्यू बेनिफिट पहुंचाने के लिए, और कस्टमर्स का जो गरीब लोग जनता है जम्मू कश्मीर की, उनका अनड्यू जो लॉस है वो करवाया जा रहा है पिछले 1 साल से, उसके लिए चीटिंग का उसमें पर्चा बनता है। बाकी जो और भी ऑफेंसेस होते हैं फ्रॉड करने का, क्या कहते हैं, और जो इसमें जो कंपनी लॉ के हिसाब से एक टर्म है, जो कंपनीज़ 2G के सर्विस पे 4G का पैसा चार्ज कर रही हैं उसको अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस कर रहे हैं, और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस को जो प्रमोट कर रहे हैं उसमें भी उसका जुर्म बनता है जो कंपनी अथॉरिटी है। और जो कंपनीज़ ने इतना करोड़ों रुपया फ़ायदा उठाया है आवाम से 2G सर्विस देके 4G का पैसा लिया है, उसका भी जुर्म बनता है अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस का। लेकिन अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस को चैलेंज करने के लिए हमारे पास जो कंज्यूमर के पास जो रास्ता होता है, जो अदालतें होती है, वो कंज्यूमर कोर्ट्स होती हैं, और पिछले 1 साल से कंज्यूमर कोर्ट्स भी बंद हैं। तो हम गुहार लगाएं तो किसके पास लगाएं जी? अब गवर्नर साहब जो हैं उनके पास में इस कैपेसिटी में इस उम्मीद से एक रिप्रेजेंटेशन दी कि वो इस जम्मू कश्मीर को अभी हेड कर रहे हैं,
उनके पास जो है एक आखिरी जो उम्मीद है उनके हाथ में, को प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो है होम डिपार्टमेंट के, जो ऑर्डर पास करते हैं बार बार, वो गवर्नर साहब के अंडर आते हैं। उनको जवाबदेही गवर्नर साहब को देनी है। और गवर्नर साहब को मैंने जो रिक्वेस्ट लिखी उसमें ये कहा है कि जनाब, जो हमारे फंडामेंटल राइट है, राइट टू इक्वलिटी वायलेट हो रहा है। राइट टू एजुकेशन जो आर्टिकल 21A के तहत जो कॉन्स्टिट्यूशन हमें देता है, वो हमारा वायलेट हो रहा है। जी, तो उसका कोई रिप्लाई आया आपको, या आया तो क्या आया? जी, जो गवर्नर साहब को मैंने भेजा उसमें जो कंसर्न डिपार्टमेंट, मैंने फ़ोन करके पूछा, उन्होंने कहा कि जनाब आपकी मेल हमारे पास आ गई है और हमने इसको फॉरवर्ड भी कर दिया है होम डिपार्टमेंट को। उसके अलावा जो मैंने रिप्रेजेंटेशन दी थी वो ग्रीवियंस सेल में भी फाइल की थी। और ग्रीवियंस सेल का जो नंबर आता है, उस रजिस्ट्रेशन नंबर से उसको ट्रैक करें, उसमें मुझे मैसेज भी आया था कि योर कंसर्न हैज़ बीन फॉरवर्ड टू होम डिपार्टमेंट फॉर रिड्रेसल। और होम डिपार्टमेंट का तो चली गई है, आज तो मुझे लगता है 25 तारीख हो गई है और बराबर 10 दिन हो गए हैं आज, लेकिन होम डिपार्टमेंट का अभी तक कोई जवाब नहीं आया इसमें। अब उम्मीद ये है कि होम डिपार्टमेंट ने कल जो है इस पर फैसला करना है। क्या उसको फैसला क्या करती है, इसको रिस्टोर करती है या नहीं करती है, ये तो कल ही पता लगेगा। लेकिन सवाल ये बनता है कि जो हमारे फंडामेंटल राइट है, राइट टू एजुकेशन जो वायलेट हो रहा है, राइट टू इक्वलिटी जो वायलेट हो रहा है, राइट टू लाइफ टू लिव विद डिग्निटी, वो वायलेट हो रहा है हमारा, उसका कौन खमियाजा भुगतेगा? और सुप्रीम कोर्ट ने बार बार ऑर्डर जो आदेश दिए कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की कि आप इस मसले को देखें, वो कमेटी उसके बाद कुछ नहीं कर रही है। कमेटी का कोई अपडेट नहीं आया। क्या कमेटी को उस टाइम पे इसको बाईपास करने के लिए बनाया गया था? और जो फंडामेंटल राइट्स को जो गारंटी जो इंश्योर करने की ड्यूटीज़ है, वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास है। और हमारे हाई कोर्ट में एक पिटीशन पेंडिंग है, उसका कोई जवाब नहीं है, उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई आज तक। अब ये फंडामेंटल राइट्स जब रिस्टोर हाई कोर्ट ने करने हैं, सुप्रीम कोर्ट ने करने हैं, वो अपनी ड्यूटी डेलीगेट करती है किसी सब कमेटी को। अभी कमेटी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स की, वो काम नहीं कर रहे हैं। हाई कोर्ट अगर अपना काम किसी और को देगा तो हम किससे उम्मीद करेंगे? सुप्रीम कोर्ट अपना काम जो है, जो फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करना है, वो किसी और कमेटी को दे रही है, एग्जीक्यूटिव कमेटी को दे रही है, तो हम किससे उम्मीद करें? और जो सुप्रीम कोर्ट की कमेटी है, जो सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई थी, उसने उसके बाद कोई ऑर्डर पास नहीं किया। बार बार हमारे जो कंप्लेंट अथॉरिटी है, होम डिपार्टमेंट के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, वो बार बार ऑर्डर पास कर रहे हैं। और मैं उस रिप्रेजेंटेशन में ये बात क्लियर की है कि हमारा राइट टू लाइफ विद डिग्निटी जो है वो वायलेट हुआ है। राइट टू इक्वलिटी, जब पूरे हिंदुस्तान में 4G चल रहा है, हमारा 4G क्यों नहीं चल रहा है? और सबसे एक अजीब बात आप देखें, गांदरबल में 4G रिस्टोर हो गया, जम्मू के उधमपुर में 4G रिस्टोर हो गया। अब ये बात मुझे समझ नहीं आ रही, और तमाम जनता को शायद ये सवाल अभी तक बात समझ नहीं आई कि भैया गांदरबल के अंदर सिक्योरिटी कंसर्न नहीं है, उस कश्मीर वैली के अंदर है, वहाँ कंसर्न नहीं, वहाँ 4G चल रहा है। यहाँ पे उधमपुर में सिक्योरिटी कंसर्न नहीं, अच्छी बात है, हम वो समझ आती है। जम्मू में कौन सा सिक्योरिटी कंसर्न है? सांबा में कौन सा सिक्योरिटी कंसर्न है? कठुआ में कौन सा सिक्योरिटी कंसर्न है? डोडा, राजौरी, पूंछ में कौन सा सिक्योरिटी कंसर्न है? और जो सिक्योरिटी कंसर्न की आप बार बार बात करते हो, तो जनाब हमें ये बात बताइए कि 2019 तक कितने सिक्योरिटी के जो हमारे नौजवान शहीद हुए, और 2019 के बाद जब से इंटरनेट बंद है, कितने लोग शहीद हुए? मुझे तो जहाँ तक मुझे समझ आती है और जितना मैंने स्टडी किया है, 2019 के 5 अगस्त के बाद से आज तक जो हमारे नौजवान जो शहीद हुए हैं आर्मी के और पुलिस के, जम्मू और श्रीनगर के अंदर, कितने ज़्यादा हुए हैं? वो तो पिछले 2018, 16 से या 17 से कंपेयर करें तो सबसे ज़्यादा इसी टाइम में शहीद हुए हैं, जबकि 4G बंद है। अगर 4G बंद है तो जो नौजवान शहीद हुए, फिर उसका सिक्योरिटी कंसर्न आपका कहाँ जाता है? बिल्कुल, फिर सिक्योरिटी कंसर्न आप क्यों नहीं दिखाते? अगर 4G बंद है तो नगरोटा में अटैक कैसे होता है? अगर 4G बंद है, सिक्योरिटी कंसर्न आपने बताया, तो 4G अगर बंद रखा है, सिक्योरिटी कंसर्न है, तो अपने जो बन टोल प्लाजा के पास अटैक हुआ, वो कैसे हुआ? और मुझे ये समझ नहीं आई कि हर बार आपकी सिर्फ नगरोटा की पॉलिसी क्यों पकड़ती है? जो आप मिलिटेंट जो आप कहते हैं ट्रैवल करते हैं, जम्मू सिटी से होकर यहाँ से निकलते हैं, आप कहते हैं आरसपुरा से बॉर्डर से आए, तो इतनी सिक्योरिटी एजेंसी से ये कहाँ बैठी थी? इसका मतलब खाली नगरोटा की पुलिस काम करती है, बाकी सारे सोए हुए हैं। बन टोल प्लाजा में जाके आप नाका लगाते हो, वहाँ पकड़ते हो, फिर कहते हो जी हमने ये पकड़ यहाँ पे पकड़ा। तो उसके अलावा जो उससे पीछे अगर श्रीनगर से लोग वो आ रहे हैं, दहशतगर्द जो हैं, तो आप खाली इन्हीं जगहों पे कैसे पकड़े जाते हैं? क्या ये प्री प्लान्ड है? अगर ये प्री प्लान्ड है और जब आपको लगता है कि भैया कल हमने ऑर्डर पास करना है 4G पे, तो 2 दिन पहले आप अटैक करवा देते हैं कहीं पे, फिर कहते हैं सिक्योरिटी कंसर्न है। और जम्मू के अंदर कौन सा सिक्योरिटी कंसर्न है? जम्मू के अंदर गवर्नर साहब यहाँ पे हैं, हमारे सेक्रेटरीट के सारे अफसरान यहाँ बैठे हैं, उनकी सिक्योरिटी यहाँ पे ठीक चल रही है। तो जम्मू के अंदर 4G रिस्टोर करने में आपको सिक्योरिटी कंसर्न है, डोडा और राजौरी में सिक्योरिटी कंसर्न। कश्मीर वैली में मानता हूँ वॉलेटाइल एरिया है, कश्मीर के अंदर अगर
वॉलेटाइल एरिया है, वहाँ सिक्योरिटी कंसर्न मानता हूँ, वहाँ पे आप सिक्योरिटी रिव्यू कर सकते हैं। जिन जिन एरियाज़ में जैसे मेन सिटी में श्रीनगर में, वहाँ पे आप रिस्टोर कर सकते हो। सिटी के आगे पीछे जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पे थोड़ा नॉर्मल है, वहाँ पे आप रिस्टोर कर सकते हो। लेकिन जम्मू, उधमपुर, सांबा और क्या कहते हैं इसको, कठुआ में आपको मसला नहीं है। और सिक्योरिटी कंसर्न अगर है तो मुझे इस बात का जवाब दें कि ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क दबादब दिन रात काम चल रहा है, न्यू प्लॉट के अंदर काम चल रहा है। आप आज जाके देख लें, मैं अभी वहाँ से आया, वहाँ पे पूरी रोड साथ पूरे कल रात को खुदाई कर रहे थे, आज दिन को उसमें ऑप्टिकल फाइबर की तारें बिछाई हुई हैं, वो बंद हो गया है। पूरे जम्मू का वही हाल है। पूरे जम्मू के अंदर, भटिंडी के अंदर, अब भटिंडी के अंदर आपको सिक्योरिटी कंसर्न बताते हो, पूरे जम्मू सिटी के अंदर सिक्योरिटी कंसर्न बताते हो, जानीपुर के अंदर नेटवर्क फैल रहा है, पलोड़ा तक नेटवर्क फैला, आगे मुझे लगता है अखनूर तक पहुंच जाएगा। वो कंपनीज पिछले 1 साल से दलादल काम कर रही है और यहाँ पे रिचार्जेस को जो है आप सिक्योरिटी कंसर्न के नाम पे 4G बंद रखा है और ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क चल रहा है। वाईफाई कैसे चल रहा है? वाईफाई पे सिक्योरिटी कंसर्न नहीं है। और एक बात बताइए मुझे, आपने जो प्रीपेड आप सिम यूज़ करते हो, मैं इससे पहले मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इस बात पर भी लिखा था कि जनाब आप जम्मू से बाहर निकलते हो आपकी सिम बंद हो जाती है। पूरे हिंदुस्तान का बंदा कन्याकुमारी से अगर बैठता है, केरला से बैठता है, तमिलनाडु से बैठता है, पूरे हिंदुस्तान उसकी सिम चलती है। जो ही पठानकोट या लखनपुर, अब लखनपुर का बॉर्डर क्रॉस करता है, उसकी सिम अचानक बंद होती है और फिर आप कहते हो हिंदुस्तान का हिस्सा है। जब वो बंदे जो लोग बेचारे यहाँ पे माता वैष्णो देवी के दर्शन करने आते हैं, कश्मीर में घूमने के लिए आते हैं, जो ही लखनपुर पहुँचते हैं उनका अचानक सिम बंद होता है, तो बंदा हैरान नहीं होता? उसको अचानक से ये फील नहीं आएगा मैं किसी और मुल्क में आ गया, क्योंकि उसका सिम बंद जो पूरे 2-3 दिन से चल रहा था, 4 दिन से, वो अचानक बंद हो जाता है। तब आपको उसमें कोई इशू नहीं है। और इस बात में जब मैंने कहा कि आपके सिक्योरिटी कंसर्न है, तो भैया प्रीपेड सिम खाली बंद होती है, पोस्टपेड नहीं बंद होती। पोस्टपेड आप जम्मू के लेके चलो, कहीं भी पूरे हिंदुस्तान में चलेगी। पोस्टपेड सिम आप कन्याकुमारी से लेके आओ, हिंदुस्तान में कश्मीर के किसी भी कोने तक ले जाओ, वो चलती है। और कौन सा मिलिटेंट ऐसा बंदा होगा जो आपकी प्रीपेड सिम यूज़ करेगा, फिर आप वो बार बार रिचार्ज करने के लिए आएगा, आप उसको पकड़ोगे? इसका क्या लॉजिक है, मुझे समझ नहीं आया आज तक। बिल्कुल। जो बंदा है वो पोस्टपेड सिम यूज़ करता, पोस्टपेड सिम क्योंकि उसको वो कौन बेवकूफ़ी इतनी करेगा ना कि भैया वो रिचार्ज करने आपको 20-20 रुपये के बार आएगा और उसको पकड़ोगे आप। वो बंदा पोस्टपेड सिम यूज़ करेगा क्योंकि उसको एक बार यूज़ करेगा महीने तक, तो उसको कोई पूछेगा नहीं। महीने के बाद उसको बिल पे करना है, और चाहे तो बिल भी ना पे करे, 1.5 महीने तक ऐसे ग्रेस पीरियड मिलता है। फिर प्रीपेड बंद करने का क्या मुझे सिक्योरिटी कंसर्न है, ये मुझे भी समझ नहीं आ रहा, और आवाम को ये समझ नहीं आया कि भाई इसमें क्या सिक्योरिटी कंसर्न है। और जब ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क दबादब पूरे रातों रात कंपनीज प्रॉफिट में चल रही है, वो और जियो का नेटवर्क जो है वो चल रहा है। जियो 4G नहीं चला सकता, एयरटेल 4G नहीं चला सकता, लेकिन एयरटेल फाइबर चल सकता है। फाइबर चल सकता है, बिल्कुल। एयरटेल फाइबर 1000 रुपये पे आप खरीद के चलाओ, वो एयरटेल फाइबर आप गाड़ी के अंदर चलाओ। जियो वालों को तो मॉडेम आता है, उस मॉडेम को आप गाड़ी में चलाओ, कहीं भी चलाओ, फाइबर नेटवर्क के साथ बहाना है, तो आपको उसमें कुछ सेटिंग करके देंगे, जहाँ तक मुझे लगता है वो आपको कहीं भी चला सकते हो आप, उसमें सिक्योरिटी कंसर्न नहीं है। लेकिन जो गरीब बंदा बेचारा जो अफोर्ड कर सकता है 4G, उसके लिए नहीं है। जो गरीब के बच्चे 4G पे अपने पढ़ाई कर लेते, उनको पढ़ाई नहीं करने देनी। जो बच्चा अपना व्हाट्सएप पे PDF अपलोड नहीं कर पाया 25 या 30 पेज का, उसका पेपर फेल हो रहा है, वो आपको नहीं दिखाई दे रहा। जो ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, ऑनलाइन क्लासेस में बच्चे 2G पे नहीं पढ़ सकते, उनको आप नहीं दिखाए। जो लोग खामखा जेलों में सड़ रहे हैं, जो लोग पुलिस के हाथों अरेस्ट हो रहे हैं, उनकी अगर कोई बेल करवानी है, कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कोई अपीयरेंस काज करनी है, आप कोर्ट में नहीं जा सकते, कोर्टों के दरवाजे बंद है। जब कोर्टों के दरवाजे बंद, आपने वीडियो कॉल पे बात करनी है, और वीडियो कॉल 4G के बगैर होती नहीं है, तो राइट टू एक्सेस टू जो जस्टिस है वो भी डिनाई हो रहा है। और क्या आप इस तरह से डिनाई कर सकते हो? जबकि हम अगर कहते हैं कि हम हिंदुस्तान के सिटीजन हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमारे पूरा हक देता है, और हाई कोर्ट जो है हर स्टेट का, हर यूनियन टेरिटरी का, और सुप्रीम कोर्ट जो है वो हमारे फंडामेंटल राइट्स को गारंटी करना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट अपनी जो पावर्स उठा के 3 बंदों की मिट्टी बनाता है, आप देखो जी फंडामेंटल राइट्स को। भैया फंडामेंटल राइट्स को गारंटी करने का जो काम है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को सौंपा गया है, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी को नहीं सौंपा गया। एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी और लेजिस्लेचर जो काम करती है, अगर वो गलत करती है, हाई कोर्ट ने उसको देखना कि ये गलत है सही है, सुप्रीम कोर्ट ने उसको देखना है गलत है सही है। जब हिंदुस्तान के अंदर कोई भी काम, पुलिस काम अच्छा नहीं करती, कोई एग्जीक्यूटिव का तहसीलदार, SDM, DC कोई अच्छा काम नहीं करता, कोई उससे परेशान होता है, तो हम गुहार लगाने अदालत में जाते हैं, हम गुहार लगाने हाई कोर्ट में जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे अभी उम्मीद बची है। बिल्कुल। और अगर हाई कोर्ट भी सरकार की बात करे, या फिर सरकार के बंदों को बोले आप ही देख लो जी सिक्योरिटी कंसर्न, तो ठीक है भैया, तो ऑप्टिकल फाइबर कैसे चल रहा है? और अगर ठीक है, अगर अपने सिक्योरिटी कंसर्न की एक बात मान भी लेते हैं, फिर आप ऑनलाइन क्लासेस की बात करते हो, ऑनलाइन क्लासेस 4G पे कैसे 2G पे कैसे चल रही हैं, और 2G पे आप 4G का पैसा लेके कर रहे हो।
कंज्यूमर कोर्ट्स अपने बंद रखी है। हम जाके गुहार लगाते, हज़ारों लोगों ने मुझे अप्रोच किया, सर हमने केस करना, हमसे 2G का पैसे के लिए, ये 2G सर्विस के लिए 4G का पैसा लिया जा रहा है। और हम किसके पास जाएँ? स्टेट कंज्यूमर कमीशन बंद है, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम बंद है, अदालतें जो वहाँ पे बंद हैं, तो हम किसके पास जाएँ? तो इन सारी चीज़ों को लेके जो मैंने रिप्रेजेंटेशन दी है वो गवर्नर साहब को दी है, और गवर्नर साहब से रिक्वेस्ट की है कि जो अथॉरिटीज़ जो हैं, जो टेलीकॉम कंपनीज, उन्होंने जो आज तक एक्स्ट्रा पैसा हमसे कमाया है वो लोगों को वापस दिया जाए। और जिस कंपनी अथॉरिटी ने ऑर्डर्स पास किए हैं, जानबूझ के इस बात को इग्नोर किया कि भैया उस टेलीकॉम सर्विस ऑपरेटर को इस बात की हदायत करते कि आप 2G सर्विस चला रहे हो और 2G सर्विस के ही पैसे लेना कस्टमर से। बार बार ये जानने के बावजूद उन्होंने ऑर्डर में नहीं लिखा, इसका मतलब वो मिली जुली सरकार है, इसमें ये बहुत बड़ा स्कैम है। उनके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए कि जानबूझ के ये बार बार ऐसे ऑर्डर पास कर रहे हैं। और अब देखना ये है कि कल जो है 26 तारीख है, कल जहाँ तक मुझे याद है, कल के उन्होंने फिर से इस ऑर्डर को रिव्यू करना है और कल देखा जाता है कि हमारे फंडामेंटल राइट्स को कितना ध्यान में रखा जाएगा और क्या होगा। जी सर, जिस तरह से DDC इलेक्शंस जो हैं शांतिपूर्वक हो चुके हैं और अफवाहें ये भी आ रही हैं कि कुछ ही दिनों में जो है 4G रिस्टोर हो जाएगा, कितनी उम्मीद करते हैं आप? जी, ये खाली मेरी उम्मीद नहीं है, जम्मू के हर युवा की उम्मीद है, हर युवा की और बच्चे की जो स्कूल जाता है, जिसके स्कूल बंद है और वो पढ़ना चाहता है, उसकी उम्मीद है। हर गरीब बच्चे की उम्मीद है जो 4G की जगह ऑप्टिकल फाइबर यूज़ कर सकता है। 1000 रुपये उसको नहीं फ़र्क पड़ता, क्योंकि हमारे गवर्नर साहब भी ऑप्टिकल फाइबर यूज़ कर रहे होंगे, हमारे होम डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी साहब, उनके घर में वाईफाई लगा होगा, उनको ज़रूरत नहीं इस बात की, उनकी गाड़ियों में वाईफाई चल रहा होता है। क्योंकि आप देखो, इनकी जब कार्रवाई निकलती है, कहीं कार्रवाई में वो लंबे लंबे रॉड लगे होते हैं सिग्नल के जी, वो भी बिना नेटवर्क के तो चलते नहीं। इसका मतलब उसके अंदर भी गाड़ी का वाईफाई का सिस्टम होगा, उनके लिए तो वाईफाई चल रहा है। उनके मोबाइल फ़ोन पर, अगर आपको याद होगा, बीच में इन्होंने लिस्टें बना के भेजी हैं टेलीकॉम सर्विसेज को, एक खासकर BSNL वालों को और जो बाकी जो कंपनीज आप यूज़ कर रहे हैं, कि भैया ये हमारे अफसर हैं, इनका 4G अपने बंद नहीं करना, उनको वाइट लिस्ट कर लो। और अगर आपकी अप्रोच है किसी के बंदे की, तो आप अपना नंबर भी उसमें वाइट लिस्ट करा सकते हो। उनका 4G चल रहा है। जो लोग बड़े बड़े यहाँ पे जम्मू में MLAs हैं, हमारे जो कोई भी मंत्री है जो रहा है पहले, जो भी अफसर है, उनके घरों पे वाईफाई है। और सबसे बड़ी बात, जो हमारे एक्स मंत्रीज हैं, वो तो गवर्नमेंट बंगलोज में रह रहे हैं, गवर्नमेंट बंगलोज में रहे, उनको तो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। वो गवर्नमेंट बंगलों में रह के गवर्नमेंट बंगलों का किराया भी नहीं भर रहे हैं। बिजली का किराया 600 रुपया या 400 रुपया आया है महीने का, वो भी नहीं भर रहे हो। वाईफाई उनको फ्री मिल रहा है गवर्नमेंट के पैसे पे, उनको क्या ज़रूरत है? ऑप्टिकल फाइबर उनको गवर्नमेंट लगा के दे रही है। मेरा टैक्स का पैसा, मैं साबुन खरीदता हूँ, मैं टैक्स भरता हूँ। मैं कोई नमक खरीदता हूँ, नमक में मैं टैक्स भरता हूँ। मैं अपना क्या कहते हैं टूथब्रश खरीदता हूँ, उसमें मैं टैक्स भरता हूँ। हर जगह पे 18% से लेके 25% टैक्स है, कहीं पे शायद 5% भी हो जाए, दाल चावल वगैरह 5% की है, लेकिन मैं हर जगह टैक्स भरता हूँ। हर बच्चा, हर शहरी जो कोई भी सामान खरीदता है वो टैक्स भरता है। जो ड्राइवर गाड़ी चलाता है वो पेट्रोल पर टैक्स भरता है। बिल्कुल, हर जगह टैक्स भरने वाले, और हमारे इस टैक्स के पैसे से मंत्री गवर्नमेंट अकोमोडेशन में बैठे हैं, उनको ऑप्टिकल फाइबर वहाँ पे मिल रहा है, वो वहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, उनको क्या ज़रूरत है? कांग्रेस की बात करते हैं, अपोजिशन की पार्टी थी, कहाँ दिखी आपको 2014 के बाद? कहीं आपने देखा कोई भी लीडर कभी बोल? ये तो उनका फ़र्ज़ था, उनके नुमाइंदे थे। ज़रूरी है कि जब वो इलेक्शन में जीते उसके बाद ही हमारी बात करें, उसके बाद तो कौन सी बात करते हैं सब जानते हैं। लेकिन इस वक्त जो अपोजिशन की बात है, कोई अपोजिशन है नहीं यहाँ पर। कौन सी ऐसी पार्टी जम्मू कश्मीर में, मुझे ऐसी पार्टी बताओ जो भाजपा के अलावा किसी का कोई नाम जानता है? कांग्रेस का नाम कोई नहीं जानता, क्योंकि वो है नहीं अपोजिशन। अब जेके अपनी पार्टी का आई, वो बीजेपी की अपनी पार्टी है। अब अपनी पार्टी किसकी? लेकिन जेके अपनी पार्टी लिखते हो, मुझे लगता है बीजेपी की अपनी पार्टी, तो उन्होंने भी नहीं बोला इस बात पे। दूसरी कोई इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस, उनके तो अपने घरों में वाईफाई है, वो खुद अपने गवर्नमेंट उसमें बंगलों में रह रहे हैं। गुपकार जो इन्होंने अलायंस बनाया है, जहाँ तक मुझे लगता है गुपकार भी गवर्नमेंट बंगलो ही है वहाँ पे, उस एरिया में, वो वहाँ पे रह रहे हैं। हमारे डिप्टी कमिश्नर जम्मू के, जो डिविजनल कमिश्नर है, सब गवर्नमेंट बंगलोज में रह रहे हैं। उनको क्या ज़रूरत है? उनको इस बात में क्या ज़रूरत है? उनके वाईफाई हैं, उनके ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क चल रहा है, और जो बाकी लोग खरीद पाएंगे वो खरीद रहे हैं, जो हमारी तरह बाकी लोग खरीद नहीं पाएंगे। तो इन बातों पे अब जो DDC की बात कर रहे हो आप, DDC में इन्होंने वादे किए डेवलपमेंट के, क्या डेवलपमेंट करोगे? जो बेसिक फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे, राइट टू एजुकेशन, राइट टू लिव विद डिग्निटी, डिग्निटी के भाई मैं इज्जत से जीना चाहता हूँ, मेरे जीने का हक है। जीने का मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राइट टू लिव अ लाइफ विद डिग्निटी डज नॉट ओनली मीन राइट टू लिव लाइक एन एनिमल एग्जिस्टेंस, कि जानवरों की तरफ जो इंसान होके वो कोई जीना नहीं है। सुप्रीम कोर्ट कहता कि आपको इसमें
एक इज्जतदार शहरी के होने के नाते से आपको हक है कि आप इज्जत से जिए। बिल्कुल। क्या यही हमारी इज्जत है? पूरे हिंदुस्तान में 4G चल रहा है, हमारे यहाँ पे 4G नहीं है। पूरे हिंदुस्तान के लोग पढ़ाई कर रहे हैं, हम यहाँ पे पढ़ाई नहीं कर पा रहे। मतलब बात इन शॉर्ट अगर की जाए तो ये है कि हमें ये कहा जा रहा है कि पूर्ण तरीके से हिंदुस्तान का हिस्सा हैं, तो भैया पूर्ण तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हम पे लागू है, और वही फंडामेंटल राइट जो पूरे हिंदुस्तान के सिटीजन के हैं वो मेरे भी हैं, क्योंकि मैं भी हिंदुस्तान का सिटीजन हूँ। बिल्कुल। तो क्या और हमारे फंडामेंटल राइट्स हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को गारंटी उसकी नहीं करनी चाहिए, इंश्योर नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल। तो ये सारी बातें। अब DDC इलेक्शन की जो बात है, तो DDC के कैंडिडेट्स ने भी इस पर कोई बात नहीं की, जहाँ तक मुझे लगता है। बहुत से लोगों की मैंने तकरीरें सुनी, वो भी बस एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालने की बात करते हैं। लेकिन हाँ, जो नौजवान इसमें चुन के आए हैं मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ, और मुझे उम्मीद है कि जो नौजवान आए हैं शायद वो इस पर बात करें, और इससे पहले कि उनकी बात करने की ज़रूरत पड़े, सरकार के जो अफसरान हैं अगर उन तक ये मेरी बात पहुँचे वो इस पर अमल करेंगे। और मेरे तमाम जो पढ़े लिखे लोग हैं और जो किसी वजह से, डर की वजह से नहीं बोल पाते, तो हमने तो ये बेड़ा उठा लिया है, हमने रिस्क ले लिया। हम पता है अगर हम आज 4G की बात करें, हमने अफसरों के खिलाफ बोला, जिन लोगों ने इस पर ऑर्डर्स पास किए उनके खिलाफ FIR लगाने की दरखास्त की है उसमें, उन लोगों से, और जो कंपनीज़ हैं बड़ी बड़ी, जो ठेकेदार हैं कंपनीज़ के, उनके खिलाफ एक्शन लेने की बात की, उनसे पैसा वापस वसूल करने की बात की। तो हमें लगता है ये हमने एक पंगा ले लिया इन लोगों से, और इस पर क्या होता क्या नहीं होता। लेकिन मेरी जो नौजवान पीढ़ी है, जो नौजवान बच्चे हैं, जो इस मैसेज को देखेंगे, उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आज से ही इस वीडियो को इतना शेयर करना और #restore4G करके पूरे देश में फैलाएं, ताकि पूरे देश की बात मोदी जी तक पहुंचे, होम मिनिस्टर तक पहुंचे, और जो 3 हमारे अफसरान हैं होम मिनिस्ट्री के, जिनको एग्जीक्यूटिव जो कमेटी जो बनाई थी सुप्रीम कोर्ट ने, उन तक ये बात पहुंचे, उनको ये बात कहें, वो कहते हैं कि वो ये बात पढ़ें और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो हमारे भी इंश्योर करें। और बाकी हिंदुस्तान के लोग भी ये कहें कि जम्मू कश्मीर हमारा हिस्सा है, हमारे भाई हैं, तो उनका फ़र्ज़ बनता है वो हमारे लिए आगे आएँ। इससे पहले आप बात करते हैं जो मर्जी होता है, पॉलिटिकल जो बातें, मैं नहीं उस बात में जाऊँगा, लेकिन जो एक आम शहरी की जो बात है उस पर तो बात बनती है। मैं उनसे सबसे उम्मीद करूँगा कि आज से restore4G करके हैशटैग शुरू करें और इस बात को पहुँचाएँ हमारे उन मंत्रियों तक जो आराम से इस वीडियो को देख सकते हैं 4G पे, वहाँ पर दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जो हमारे नौजवान बच्चे, मुझे पता है वो वीडियो देख नहीं पाएंगे, क्योंकि वहाँ पे उनके पास 2G है और 2G पे कोई वीडियो नहीं चलेगी जी। और जिन बच्चों को फेल होना पड़ा इस वजह से, उनके लिए भी रिक्वेस्ट करूँगा कि उनको फिर से मौका दिया जाए, उन्होंने जवाब लिखे हैं जो अपलोड नहीं हुए, उनको कहीं बाई पोस्ट भेजने का कोई रास्ता दें या उनसे कोई उनके स्कूल में जमा करवाएं। तो मेरी बस यही गुजारिश है, और तमाम हमारे जो भाई लोग हैं उनसे यही कहूँगा कि बोलने, क्योंकि कहते हैं ना कि बोल के लब आज़ाद हैं तेरे, तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाए किसी का। ज़िंदगी जो है अल्लाह के हाथ में है, जिसने पैदा किया है उसके अलावा कोई किसी को नहीं मार सकता। जो ज़बान है, अगर मैं आज बोल रहा हूँ तो उसकी देन है, अगर मुझे इस लायक बनाया तो मैं आज बोल रहा हूँ। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो बोलना चाहते हैं लेकिन बोल नहीं पाते। लेकिन मैं कहता हूँ यूज़ करो अपने प्लेटफॉर्म, व्हाट्सएप जो है, फेसबुक है, जहाँ भी आप बोल सकते। 2G पे बिलाशिक 2 घंटे लगेंगे अपलोड करने में, लेकिन वीडियो बनाओ, अपलोड करो, 2 घंटे में अपलोड होगी, लोग देखेंगे, सुनेंगे, मंत्रियों तक की बात पहुँचेगी। बिल्कुल, तो यही सारी जो बात। शुक्रिया सर हमारे साथ बातचीत करने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए। ये थे हमारे साथ एडवोकेट मिस्टर मुजफ्फर अली शाह साहब, जिन्होंने 4G को लेके हमारे साथ काफ़ी सारी चर्चाएँ की। मैं अरफाज़ा मैडैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।